मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो हम आपको डीएलएड की समस्त सब्जेक्टों की जो क्लास आपको देने जा रहे हैं, चना प्रतान का उदाहरण है। तो मटर, स्माइलैक्स, जंगली मटर, इनमें तीनों में होते हैं, लेकिन अंगूर में होता है तने प्रतान का। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन मंडलों की संख्या कितनी होती है? तो एक बीजपत्री यानी मोनोकोट रूट्स में जो वास्कुलर बंडल की नंबर्स होता है वो 8 होता है। पेड़ पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं हमेशा कैपिलरी वाटर को अवशोषित करते हैं। कैपिलरी वाटर कहते हैं केशिका जल को कहते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचता है। तो हमेशा जो जल का परिवहन होता है पेड़ पौधों में वो जाइलम द्वारा होता है। तो जाइलम आप इससे याद रखें, जल में जावला आता है, जाइलम में जावला आता है, और खनिज लवण, तो खनिज में जय आता है, लवण में लय आता है। तो जाइलम द्वारा जल का और खनिज लवण का परिवहन होता है। पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो काहे के द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन, पत्तियों में भोजन बनता है, तो आप जानते ही सभी लोग, और इसका परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जल और खनिज लवण का परिवहन जड़ द्वारा होता है, जो जड़ से पत्ती की तरफ परिवहन होता है, और जो फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है वो भोजन का परिवहन होता है, जो पत्तियों से जड़ की तरफ और फल की तरफ होता है। मैंग्रोव पौधे की जो जड़ें होती हैं वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? जो मैंग्रोव पौधे होते हैं, मैंग्रोव पौधे कहाँ होते हैं? तो कीचड़ में उगते हैं, जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर ये पौधे उगते हैं और ऑक्सीजन के लिए अपनी जड़ों को ज़मीन से बाहर निकाल देते हैं। तो इनकी जड़ें में जो ऑक्सीजन लेती हैं उन्हें निमोटोफोर कहा जाता है। इनमें कोर लिखा है, न्यूमोटोफोर होता है। तो इसका बा उत्तर सही है। सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है। तो जल अवशोषण की क्रिया जड़ के 3 भाग होते हैं। एक पहला होता है आपका शीर्ष, और शीर्ष के बाद जो दूसरा भाग होता है वो मूल रोम होता है। जल का अवशोषण मूल रोमों से ही होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जड़ें पाई जाती हैं। यानी मूल के जो जड़ की हैं रोम पाए जाएंगे, तो मूल रोम प्रदेश से होता है। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन मंडल होते हैं। तो द्विबीजपत्री में जो रेडियल्स होते हैं और एंडार्क होते हैं। कैसे होते हैं? एंडार्क यानी कि अंदर की तरफ मुँह होता है उनके, इसलिए इन्हें एंडार्क कहते हैं। और रेडियस यानी कि एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं और एंडार्क होते हैं। एक बीजपत्री में रेडियस होते हैं, एक जार्क होते हैं। तो अगर एक बीजपत्री जड़ पूछी जाती तो आ उत्तर इसका सही हो जाता। इसमें द्विबीजपत्री जड़ पूछा गया तो इसका बा सही होगा। मूसला जड़ पाई जाती है। तो मूसला जड़ यानी कि मूली जैसी जड़ किस में पाई जाती है? तो ये सरसों में पाई जाती है। गन्ने में छोटी-छोटी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़ सरसों में पाई जाती हैं, और मक्का, धान, गन्ना, गन्ना में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, जो मूसला जड़ होती है वो मोटी होती है और नीचे की तरफ चली जाती है, और जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो छोटी-छोटी होती हैं, पौधे को ज़मीन पर स्थिर रखे रहती हैं। जैसे मक्का, धान और गन्ना में आपने देखा होगा, और आपके गेहूँ में भी अपस्थानिक जड़ें ही पाई जाती हैं। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं। तो जो पौधों की शाखाओं से जो लटकने वाली जड़ें होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं स्तंभक जड़ें। ये स्तंभ से निकलती हैं, यानी कि तने से निकलती हैं। तो ये जड़ें तने की होती हैं, इसलिए इन्हें स्तंभ जड़ें कहते हैं। क्योंकि ये ऊपर से निकल कर के, शाखा से निकल कर के नीचे आकर ज़मीन में फिक्स हो जाती हैं। ये स्तंभ जड़ें होती हैं। अत्रग्राही जड़ें किस में पाई जाती हैं? तो आपने पहले ही क्वेश्चन देख लिया है, मैंग्रोव पौधों में पाई जाती हैं। सरसों के पौधे में पाया जाने वाला पुष्प क्रम क्या है? तो पुष्प क्रम यानी कि फूलों का क्रम। जब पुष्प ऊपर से नीचे की तरफ फूलते हैं तो इसे सीमाक्ष कहते हैं। ऊपर वाला पुष्प होता है वो पहले फूल जाए, फिर इसके बाद नीचे के पुष्प फूलें, तो उसे सीमाक्ष कहेंगे। और असीमाक्ष क्या है कि जो सरसों में पाया जाने वाला जो पुष्पक्रम होता है, तो पहले ये नीचे से ही पुष्प फूलते चले जाते हैं, ऊपर की तरफ फूलते चले जाते हैं, ये असीमाक्ष कहते हैं। और मुंडक पुष्प क्या है? मुंडक पुष्प हमेशा गेंदा में पाया जाता है, इतने आप याद रखिए। सूकी है, सूकी का ये गेहूँ है, केला है, इस तरीके से में ये
सूखी पुष्पक्रम पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सरसों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम असीमाक्ष है। अक्ष अक्ष के नीचे से फूलते चले जाते हैं ऊपर की तरफ। सरसों का पौधा है, तो सरसों का पौधा झाड़ी नहीं होता। झाड़ी तो जैसे करौंदा हो गया, और ये छोटे-छोटे जो झाड़ हैं, ये छोटे-छोटे पौधे हैं, ये मतलब जो हमारे बराबर पौधे होते हैं, जिनकी डाल मोटी नहीं होती, ये झाड़ी होते हैं। और जो वृक्ष होते हैं, वो तो आप जानते ही वृक्ष होते हैं। और जो शाख होते हैं, शाक सब्जी वाले, तो सरसों का पौधा शाक है। दूब घास पौधा है, तो ज़मीन पर रेंगने वाला, और रेंगने वाले पौधे को हम बिसरपी कहते हैं। कीड़भक्षी पौधे का उदाहरण है, तो कीड़भक्षी पौधे वो पौधे होते हैं, कीटों को खाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की कलशनुमा या किसी ऐसे डिब्बीनुमा रचना होती है, जिसमें जिसमें म्यूकस भरा होता है, उसमें जैसे ही कीट जाते हैं, उनको वो सेंसरी रोमों से, संवेदी रोमों से पकड़ लेता है और अपने लसलसे पदार्थ में उनको डुबा देता है। यानी कि जो सिलाई लार भरी होती है उसमें उसमें वो डूब जाता है और मर जाता है। वहाँ से वो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले भागों में उगते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये अपनी एक कलशनुमा संरचना बना करके कीटों का भक्षण करते हैं।